ठीक है जी। देखो एक क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन में कह रहा है a long insulated copper wire is closely wound as a spiral of n turns। ठीक है, एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। कह रहा है अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर, वायर कैसा है? लॉन्ग, काफी बड़ा वायर। इज क्लोजली बाउंड एज अ स्पाइरल ऑफ n टर्न, और इसमें डायग्राम भी दे रखा है। इसको ऐसे ऐसे करके बहुत ही क्लोजली बाउंड किया गया, वायर बहुत ही नजदीक है ना, ऐसे करके इसको बाउंड किया गया है ना। अब आप देखिए यहाँ पे दिखा रखा है x और ये क्या है? y। ठीक है, अब इसका जो इनर रेडियस है वो a है और आउटर रेडियस क्या है? b है। ठीक है, मैंने दोबारा बना देता हूँ डायग्राम। इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस b है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। स्पाइरल है। The spiral has a radius of a and outer radius b. The spiral lies in the xy plane and a steady current I flows through the wire। और इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट फ्लो कर रहा है इस वायर के थ्रू। ठीक है, फाइंड द z कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्पाइरल। तो आपको z कंपोनेंट निकालना है ना, यानी सेंटर पे आपको बेसिकली फील्ड निकालना। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसको देख करके जो हमें समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास एक सिंगल टर्न की लूप होती है तो उसके सेंटर पे फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। अच्छा, n टर्न्स होती है तो हम यहाँ पे क्या लिख देते? n, है ना। हम इसको क्या कर देते? n से मल्टीप्लाई कर देते। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन n से मल्टीप्लाई तब कर देते जब उसका रेडियस क्या रहता? सेम, r फिक्स। आप इसको समझिए, अगर यही कोयल है, इसके रेडियस, इसमें कई सारे टर्न यहीं पर ही हैं, जो भी मान लें आपको 3 4 5 10 टर्न यहीं पे है, रेडियस सेम है, तो हम ये ले सकते हैं ना। मान लो अगर टर्न है 10 लेकिन रेडियस चेंज हो रहा है तो थोड़ी ना 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? इस बात को समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सर्कुलर वायर्स हैं, तो यहाँ पे इसकी वजह से फील्ड होगी इनवर्ड और दूसरे की वजह से भी इनवर्ड होगी। B1 निकालोगे, B2 निकालोगे, ऐड कर दो, है ना। दोनों का रेडियस क्या है? अलग अलग। मान लो एक का 1 सेंटीमीटर है, दूसरे का 2 सेंटीमीटर, तो जो वैल्यू है दोनों की क्या हो गई है? अलग अलग हो गई है ना रेडियस की, तो दोनों की अलग निकाल करके ऐड करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना एक की निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रेडियस डिफरेंट है। ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पे भी रेडियस जो है ए से लेकर के बी तक वेरी कर रहा है, वायर भी लॉन्ग है, टर्न्स भी काफी सारे होंगे, क्लोजली बाउंड है। ठीक है, तो कैसे निकालें? अगर ये कुछ टर्न्स होते तो भी उनको सबको निकाल करके, है ना, सेपरेटली निकाल करके ऐड किया जा सकता था, लेकिन लॉन्ग वायर है, क्लोजली बाउंड है और काफी सारे टर्न्स होंगे, इसका मतलब तो हम इसको ऐसे कर नहीं सकते। तो फिर हमारे पास कौन सा मेथडोलॉजी बची है? इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो टोटल विड्थ है वो कितनी है? b माइनस a, ये टोटल विड्थ है। इसमें हम क्या करेंगे, कोई रीजन ले लेंगे जिसमें विड्थ हम मान लेंगे dr। ठीक है, मेरे को बताओ कितने टर्न्स है पर यूनिट विड्थ? ये हो गए। तो इसकी जो dr विड्थ आप लोगे तो उसमें कितने टर्न्स हो जाएंगे? dr। अच्छा, dr विड्थ में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उन सबका रेडियस सेम होगा, r मान सकते हो आप, है ना। क्लियर है ये? क्लियर है ये? तो उन सब में क्या होगा? नंबर ऑफ, उनमें रेडियस हम सेम मान सकते हैं, मान लेते हैं r, मान लेते हैं r डिस्टेंस पे dr विड्थ का हमने एक स्ट्रिप ले लिया। ठीक है, अब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? dB होगी, और वो कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r और नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो सिर्फ dr की वजह से, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक करना पड़ेगा? a से b तक करना पड़ेगा।
है ना, आर की लिमिट लगानी पड़ेगी ना यहाँ पे, वो कहां से कहां तक जाएगी, ए से बी तक। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में दिया है n नंबर ऑफ टर्न्स है, आंसर हाँ इसमें दिया हुआ n टर्न्स दिया है ना, कैपिटल n टर्न्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में सेकंड लाइन में आपने, क्योंकि अदरवाइज फिर हम इसको यूज नहीं कर पाते ना। म्यू नॉट एन आई बाहर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन पूरा, 2 बाहर आ जाएगा, b माइनस ए भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन a से b dr अपॉन r हो जाएगा, है ना। अब इसमें देख लीजिए आप, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln r, ठीक है, लॉग होता है ना। इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स, है ना, नेचुरल लॉग एक्स। लॉग लिख लो, लॉग बेस ई लिख लो, ln लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक, b से a तक। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 b माइनस ए लॉग b माइनस लॉग a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और प्रॉपर्टी लगा लेंगे, एक बार चेक करना आंसर क्या है, लॉग b अपॉन a अपॉन में 2 b माइनस a, देखो यही था, यही है, हाँ तो ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझना पड़ेगा कि क्यों करा है ऐसे, या क्या हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों को इंटीग्रेशन आता है, तो बच्चों को वो भी नहीं आता है, लेकिन मान लेते हैं अगर बच्चों को इंटीग्रेशन आता है तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पता ही नहीं है ना इंटीग्रेशन करना है, और ऐसे करना है, ऐसे लिखना है, फिर करना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है। आप ये मान सकते हो कि r डिस्टेंस पे dr बिट अगर आप ले लो, तो उस dr बिट में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे लगभग उनका रेडियस सेम होगा r, तो उनकी वजह से फील्ड सेम होगी, है ना। तो उतने नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हमने फील्ड निकाल ली, समझ रहे हो। आप चाहो तो इसको dn लिख लो, dn आर द नंबर ऑफ टर्न्स एट ए डिस्टेंस r, है ना, इन विड्थ dr, और उसके बाद उसके लिए हमने निकाल लिया भाई, जो आसपास के टर्न्स है उनके लिए तो सेम ले सकते हैं ना रेडियस, नहीं क्योंकि बेटा ये तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ हो गया ना, इसकी विड्थ में आप चाहते हो कि, चलो मैं एक बार बता दूं, जलेबी बना देता है, ठीक है ना। ये देखो मैं ये कह रहा हूं क्योंकि क्लोजली बाउंड है, तो मान लो r डिस्टेंस पे अगर मैं dr विड्थ लेता हूं, यानी नेग्लिजिबल विड्थ लेता हूं, तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे उन सबका रेडियस तो मैं r मान सकता हूं ना, उन सबके लिए फील्ड तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, फील्ड एक की वजह से निकालो और इनके नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करो, ये बात समझ में आती है। ये वाला जो है रीजन है ना, इसकी मैं बात करूं, ये dr बिट का जो रीजन है, नेग्लिजिबल बिट का रीजन है, मान लो इसमें 4 टर्न्स है, तो किसी एक की वजह से निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ये रही है। तो अगर आप dr बिट लोगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, dn होंगे, नेग्लिजिबल बिट होगी तो नेग्लिजिबल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, लेकिन निकलेंगे कैसे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ, ए से बी तक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए, ये विड्थ ले ली पूरी, तो ये क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ, लेकिन आपको कितनी विड्थ में चाहिए उसके, dr विड्थ में, ठीक है, ले रही है। तो हमने dn निकाल लिया। अब मान लेते हैं एक टर्म की वजह से जो फील्ड होगी वो तो क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 r होगी ना यहाँ पर,
लेकिन इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है कितने dn है, उनकी वजह से फील्ड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और फिर इसको हमने क्या करा, ऐसे कर दिया, dn की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर। ठीक है, अभी क्लियर है? तो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं था तो याद रखेंगे, इंटीग्रेशन। और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? शुरू करें फिर वापस से हम अपना काम। चलिए, अब हम पढ़ रहे थे एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हमने क्या करा था, एक साइनसॉइडल वोल्टेज ले ली जिसका टाइम पीरियड हमने t मान लिया था, और उसका स्मॉल v हमने लिखा था, मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वर्सेस t का वेरिएशन ऐसे ड्रॉ किया था। मैक्सिमम वैल्यू Vm हो गई थी, मिनिमम वैल्यू -Vm। तो इसमें हमने इसका एक्सप्रेशन लिखा था Vm sin ओमेगा t, ठीक है, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसकी मदद से हमने एवरेज फुल साइकिल का निकाला, जिसका फॉर्मूला था 0 से t, v को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t अपॉन में t, है ना, और इससे हमारे पास आंसर आ गया था 0। अगर हम करंट के लिए भी निकालेंगे तो सेम है। फिर हमने करा था v एवरेज t बाय 2 इज इक्वल टू v dt, बस अब की बार लिमिट जो हो जाएगी वो 0 से t बाय 2 हो जाएगी। इसका आंसर था 2Vm अपॉन 5, याद है? तो हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला लिखा था, सब वोल्ट्स लगा लो चाहो तो, है ना, वैसे तो फॉर्मूला है, इसमें तो कैसे अलग है ना, और एवरेज वैल्यू टाइम पीरियड पे और t/2 पे निकाल। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है Vrms। हाँ, नेगेटिव में मैक्सिमम बोल सकते हो या फिर ओवरऑल मिनिमम बोल सकते हो, एक ही बात है ना बेटा, सही है, पक्का? ठीक है, चलो, तो Vrms हमें निकालनी है। तो Vrms जैसे बुक में तो सिंपली V और RMS लिख देता है, मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, सिंबल कैपिटल, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, Vrms। बुक में लिखा होगा या एग्जाम में RMS लिखा होगा तो पता चल ही जाएगा। RMS कैसे निकालते हैं? RMS निकालते हैं, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जिसकी RMS वैल्यू निकालनी है उसका स्क्वायर कर लो। दूसरे नंबर पे मीन ले लो, मीन कैसे लेंगे, 0 से t dt और अपॉन में t। नहीं, इंस्टेंटेनियस का उसका RMS निकालना है ना पूरे का, कैपिटल का क्या RMS निकालोगे, एक सिंगल वैल्यू का क्या RMS निकालोगे, है ना, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर कर दिया, फिर मीन ले लिया, मीन मतलब एवरेज 0 से t dt और ये, और फिर उसके बाद रूट। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, और आंसर क्या आएगा वो अभी हम निकाल, ठीक है, ठीक है। तो हम RMS वोल्टेज की वैल्यू निकाल रहे हैं, V इज इक्वल टू, देखो जरा इधर, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt हो जाएगा 0 से t 1/t, और इस पूरे की पावर हाफ, ठीक है। एक बार ध्यान से देखना जरा, ये जो t है इसकी पावर भी हाफ है ना, तो ये अंडर रूट t हो जाएगा, ये Vm स्क्वायर कांस्टेंट है, और ये बाहर निकालोगे तो सिर्फ Vm रह जाएगा, बोलो, स्क्वायर वाला बाहर निकालोगे तो सिर्फ Vm रह जाएगा, और इसकी तो पावर 1 ही है, ये बाहर निकालोगे तो रूट में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है? तो इंटीग्रल क्या करना है हमें, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, क्लियर है? ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूलाज लिखवाए थे, साइन स्क्वायर ओमेगा t को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t बाय 2, याद है?
मैंने बोला था याद कर लेना है फॉर्मूले, जिनके पास स्पेशली मैथ्स नहीं है वो, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं पता था। साइन ओमेगा टी होता तो हो जाता, लेकिन साइन स्क्वायर का नहीं पता, तो हमने उसको इसमें कन्वर्ट कर लेना है पहले। ठीक है, तो देखो जरा ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू वी एम अंडर रूट में t 1/2 dt 0 से t। हाँ ये रहा, ठीक है, माइनस का 1/2 इंटीग्रल कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अंडर रूट टी, हाफ है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या टी, उसकी लिमिट आ जाएगी 0 से t माइनस का हाफ कॉस 2 ओमेगा टी। वैसे तो मैंने आपको बता ही रखा है कि 0 से t तक फुल साइकिल इंटीग्रेशन साइनोसॉइडल फंक्शन करोगे 0 आ जाएगा। सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 0, है ना। स्टिल अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आंसर क्या है, cos 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा और लिमिट 0 से t। बोलो क्या कहते हो, पावर हाफ हो जाएगी फिर। अरे ठीक है, क्या कह रही हो, फॉर्मूले में यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ी कर रहे हैं बेटा, जो भी एंगल है, हाँ ये जो भी एंगल है बस एंगल डबल हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब आप देख लो यहाँ पे टी पुट करोगे तो भी, चलो मैं कर देता हूँ, मेरे को लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो हाफ एक बार क्या रखोगे, कैपिटल टी माइनस 0 रखोगे, माइनस का 1/4 ओमेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, साइन 2 ओमेगा टी का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट में देखो जरा, साइन एक बार अपर लिमिट रखूंगा तो 2, मैंने आपको याद है मैंने बताया था ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा। क्लियर है ये भाई, जब अपर लिमिट में यहाँ पे पुट करूंगा तो 2 ओमेगा टी की जगह 2 पाई रख दिया मैंने, माइनस का साइन 0, हाँ या ना, साइन 0 भी 0 होता है और साइन 4 पाई भी 0 होता है, साइन n पाई 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई जो भी कितना भी पाई, साइन n पाई 0 होता है। चाहो तो ये याद रखना, मैंने बोला था आप अपनी कॉपी बनाइए एक छोटी सी, मैं लिखिए इसको, तो साइन n पाई 0 होता है, इसको आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो आप। बोलो कोई दिक्कत है तो, दिक्कत है, दिक्कत है क्या, बोलो ना फिर बेटा। तो ये कितना हो गया, t/2 की पावर 1/2, क्योंकि तो 0 माइनस 0 0 0 इंटू ये 0, तो बचेगा क्या, ये बचेगा। अब आप एक बार ध्यान से देख लो, इसकी पावर हाफ लिखने की बजाय मैं इसको अंडर रूट t/2 लिख सकता हूँ और t से t कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब RMS वैल्यू क्या आ गई, Vm/√2। करंट के लिए भी निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट इज नॉट डिफिकल्ट, जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया था बिल्कुल वैसे कैलकुलेशन है। द थिंग इज जब आप इसको इंटीग्रेट करने चलेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लगा के सेपरेट करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दिस इंटीग्रल है ना, ये जो इंटीग्रल है ये बच्चों को डिफिकल्ट है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, है ना, सिंपल सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफिकेशन है ना, ये फिजिक्स नहीं है बेटा, ये तो मैथमेटिक्स है आपका, ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व कर देना, ठीक है। तो इसको डिफिकल्ट अगर तुम्हें लग रहा है तो इसका मतलब फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, इसका मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है आप लोगों को, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी RMS वैल्यू। अच्छा, हम जो स्टडी कर रहे हैं वो साइनोसॉइडल फंक्शन स्टडी कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया था कि ट्रायंगुलर वेव्स भी हो सकती हैं, स्क्वायर वेव भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो जो भी वेव होगी यहाँ पे उसका फॉर्मूला रख करके स्क्वायर करके बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो कर देंगे तो उसकी RMS निकल के आ जाएगी। तो दिस RMS इज वैलिड फॉर साइनोसॉइडल फंक्शन, है ना। VRMS जो है, RMS वोल्टेज जो है वो कितनी आ जाएगी, V/√2, ठीक है।
साइनोसॉइडल, ये सब साइनोसॉइडल के लिए तो कर रहे हैं हम। हमारा जो रेफरेंस है वो साइनोसॉइडल ही तो है। साइन की जगह कॉस होगा तो चलेगा, तो भी वैलिड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमने रिजल्ट्स लिख रहे थे यहाँ पे, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, v बाय रूट टू, vm बाय रूट टू, ये देखिए, ठीक है। ये क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन देख लेते, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, I इज इक्वल टू 200 साइन 314t प्लस 5/4 एम्पियर। हाँ, एम्पियर बेटा, एम्पियर एम्पियर। मैं बताऊंगा क्या कैलकुलेट करना है। पुराने वीडियो डिलीट करनी पड़ेंगी। चलो खैर, आईएम क्या आ गया बच्चों? क्या 200 क्या करेक्ट, 200 मिली एम्पियर या फिर 0.2 एम्पियर। IRMS क्या हो जाएगा? दैट्स बेसिकली IM बाय रूट टू विच इज 200 बाय रूट टू। इसका मतलब रूट टू इंटू 100 नहीं, तो ये हो गया 141.4 है ना, 141.4 मिली एम्पियर या फिर 0.1414 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि बेटा ये 2 इंटू 100 लिखा है ना, और 2 डिवाइडेड बाय रूट टू हो जाएगा, और रूट टू इंटू 100 1.41 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, ठीक है। ओमेगा, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे, कौन सा कलर कौन सा कलर कौन सा कलर, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कह रही है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा क्या आ जाएगा 314 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या हो जाता है 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, तो अभी ये है ना, ये इसका सॉल्यूशन है ना, डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये सब वैल्यूज हमें एक बार निकालने को आ गई। आप याद रखिएगा कि वोल्टेज हो चाहे करंट, सबके लिए सेम रहे। अब हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा नॉलेज चाहिए फेजर डायग्राम क्या होते हैं, फेजर्स क्या होते हैं, और दूसरा हमें एक चीज ये करनी है कि ये जो हमने साइनोसॉइडल वोल्टेज निकाली है ना, जो कि Vm साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी हो सकती है, Vm कॉस ओमेगा टी प्लस 5 भी हो सकती है, ठीक है। इसको हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे। जैसे हमने एक डिवाइस पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर, है ना, रजिस्टर हम जानते हैं ना। फिर हम एक जानते हैं, एक होता है इंडक्टर, अभी अपने पिछली क्लास में पिछले चैप्टर में पढ़ा। और एक हमारे पास क्या होता है डिवाइस, कैपेसिटर। ये तीन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कहलाते हैं ना, ठीक है, एलिमेंट चाहिए RLC। इन तीनों पे हम बारी बारी से ना ये वोल्टेज अप्लाई करके देखेंगे, कौन सी, यही V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी हम लगाएंगे, और हम देखेंगे कि इनमें करंट कैसा फ्लो करता है, ठीक है। हाँ, इसमें करंट कैसा फ्लो करता है, अपोजिशन क्या होती है, वो सब चीजों की हमें स्टडी करनी है इसके बाद। क्लियर है ये, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा फेजर्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फेजर्स, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, फेजर्स जो होते हैं साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। साइनोसॉइडली वेरिंग
क्वांटिटीज जो होती हैं उनके लिए हम फेजर्स ड्रॉ कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे वोल्टेज साइनसॉइडली वेरी करेगी, हम देखेंगे करंट भी साइनसॉइडली वेरी करेगा। भाई वोल्टेज साइनसॉइडल होगी तो करंट भी क्या हो जाएगा, साइनसॉइडल होगा। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, फेजर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फेजर्स कैन बी ड्रॉन फॉर साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज ओनली। अब ये होते क्या है, दीज आर द rotating vectors, rotating vectors, these are also known as rotating vectors। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए जरा, है ना, ये थोड़ा सा एक बार पॉइंट हम ध्यान से देखिए। आप मेरे को बताइए, वोल्टेज हो या फिर करंट हो, इन दोनों को ही हम स्केलर कंसीडर करते हैं। दोनों ही स्केलर होते हैं, डायरेक्शन तो किसी की भी नहीं होती ना इनमें से। ये दोनों ही क्या है हमारे लिए, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये अपने आप में डिस्कशन है कि करंट टेंसर होता है तो, लेकिन हमारे लिए स्केलर, हम तो स्केलर मान करके स्टडी करें। ठीक है, ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज है, तब भी हम इनके लिए वेक्टर डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉ तभी कर सकते हैं जब ये साइनोसॉइडली वेरी कर रहे हो, है ना, साइनोसॉइडली वेरी करेंगे तभी हम इनके लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। फेजर डायग्राम्स क्या करते हैं, फेजर डायग्राम्स, फेज का मतलब होता है बच्चों एंगल। फेज का मतलब क्या होता है, एंगल। फेजर डायग्राम का सिंपल मीनिंग ये है कि ये वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेजेस एंड करंट, है ना, जैसे एक सर्किट है आपके पास, उसमें कई सारी ब्रांचेज हो सकती है, उनमें अलग अलग वोल्टेज होंगे, उनके अपने अपने करंट भी हो सकते हैं ब्रांचेस के, तो उनके बीच में क्या फेज एंगल है वो बताता है, उनके बीच में क्या एंगल है वो बताता है। ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल जस्ट समझाने के लिए। मान लीजिए ये है वोल्टेज और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया करंट, और ये एंगल है सपोज करो 60 डिग्री या π/3, जो मर्जी बोलो। ठीक है, ठीक है, तो ये एक फेजर डायग्राम है और ये क्या बता रहा है कि आई और बी के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, π/3 है। ठीक है, फेजर डायग्राम किस लिए यूज किया जाता है, फेजर डायग्राम इसलिए यूज किया जाता है डिफरेंट करंट और वोल्टेजेस के बीच का एंगल यानी फेज समझने के लिए। ठीक है ना, ठीक है। अब इन्हें रोटेटिंग वेक्टर्स क्यों बोलते हैं, ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर्स इसलिए बोलते हैं, देखो ये एक तरह का वेक्टर डायग्राम ही आप देख सकते हो, हम ड्रॉ करते हैं ना ऐसे, एक वेक्टर ए है फिर दूसरा वेक्टर बी है, उनके बीच का एंगल थीटा है, सब ड्रॉ करते हैं ना, उसी टाइप का डायग्राम है ना ये। ठीक है, लेकिन ये ना एक्चुअली वेक्टर तो है नहीं, ये रोटेटिंग वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है ना, पूरा का पूरा डायग्राम जो होगा ये शिफ्ट होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। मतलब हो सकता है कि एक सेकंड बाद मान लो करंट यहाँ पे आ गया, वोल्टेज भी इतना आ जाएगा, लेकिन इनके बीच का एंगल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इनके बीच का एंगल जो हो गया वो फिक्स रहेगा और उसके साथ ये क्या करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करके रोटेट करते रहते हैं, ये कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, टाइम के साथ साथ रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो सिंपल, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे एंगल चेंज होगा, लेकिन इसका खाली इसका थोड़ी चेंज होगा, करंट का भी चेंज होगा। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा इसका एंगल चेंज होगा, ये शिफ्ट हो जाता है, उसी तरह से ये भी उधर की तरफ शिफ्ट होगा, such that the angle between these two remains same। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये जो होते हैं ये शिफ्ट होते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये वेक्टर्स नहीं है, वेक्टर की तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है ना। ठीक है, ये रोटेटिंग वेक्टर्स है, इनकी डायरेक्शन चेंज होती है और सही मायने में डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ मेनली एंगल्स इनके बीच का पता करने के लिए बनाया जाता है डायग्राम। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो फेजर्स साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज के लिए ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम वोल्टेज और करंट के लिए ड्रॉ कर सकते हैं, सर्किट में डिफरेंट ब्रांच के वोल्टेज और करंट के लिए ड्रॉ करेंगे जब आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, वोल्टेज और करंट दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं। ठीक है, तो इनको हम शो करते हैं लेकिन एंगल पता शो करने के लिए, एंगल बताने के, इनके बीच का फेज बताने के, और ये रोटेटिंग वेक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, ये समय के साथ साथ क्या करते जाएंगे, रोटेट करते चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है।
अच्छा एक चीज मेरे को और बताओ कि जैसे साइन ओमेगा टी या साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या डिफरेंस? साइन थीटा और कॉस थीटा अगर एंगल सेम हो तो क्या डिफरेंस है इन दोनों? इन दोनों का भाई मिनिमम वैल्यू इनकी -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू दोनों की क्या होती है? 1। साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है ना? कॉस थीटा का ग्राफ कहां से शुरू होगा? ये 90 है ना? तो यहाँ वाला जो ग्राफ है बस वही आपने क्या कर दिया है, शुरू में ड्रॉ कर दिया है ना? ऐसा करके ही होगा ना? है ना? तो मतलब बेसिकली क्या है कि सिर्फ शिफ्टिंग है 90 डिग्री। कॉस थीटा जो है वो जहां पे साइन 90 से कॉस थीटा की क्या होती है, शुरुआत होती है। जब साइन 90 होता है तब कॉस 0। ठीक है, तो इन दोनों में सिर्फ क्या अंतर होता है? कॉस थीटा इज 90 डिग्री अहेड या फिर लीडिंग साइन थीटा। अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई दिक्कत है क्या? या कॉस ओमेगा टी 5/2 लीड करता है इसको, साइन ओमेगा टी। ऐसा हम बोल सकते हैं ना? ऐसा हम बोल सकते हैं ना? हाँ, कॉस ओमेगा टी तो आगे होगा ना किससे? साइन ओमेगा टी से आगे होगा। कितना आगे होगा? 90 डिग्री आगे। क्लियर है ये? ठीक है, फेजर्स के बारे में एक थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन और बचा है ना? वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे।